स्टार्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोरियाई कंपनी एलजी पॉलीमर्स प्लांट से स्टायरीन गैस रिसाव के बाद कम से कम 11 लोगों के मारे जाने और 5,000 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की घटना ने एक बार फिर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। गनीमत यही है कि एलजी पॉलीमर्स से निकली गैस की प्रतिक्रिया का समय 10 मिनट होने के कारण यह हादसा अपेक्षाकृत कम खतरनाक है, जबकि भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से हुए गैस रिसाव में कुछ सेकंड में ही जान चली जाती थी, जिसके कारण एक ही दिन में भोपाल में करीब 3500 लोग मारे थे और करीब 1 लाख लोग ऐसी बीमारियों के शिकार हुए जिनका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। विशाखापट्टनम हादसे के नुकसान की व्यापकता का अनुमान आने वाले दिनों में ही लग सकेगा, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि हम हादसों से सबक सीखने के मामले में फिसड्डी ही बने हुए हैं। हादसे के बाद बचाव और सतर्कता के प्रति जितनी सक्रियता हम दिखाते हैं, उसकी आधी सक्रियता भी अगर गुनहगारों को सजा दिलाने और त्रुटि रहित व्यवस्था बनाने में दिखाते तो ऐसे हादसे होते ही नहीं। यूनियन कार्बाइड हादसे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार वारेन एंडरसन को आखिरकार हम सजा नहीं ही दिला सके। अब देखना होगा कि एलजी पॉलीमर्स हादसे के जिम्मेदारों के प्रति हमारा क्या रवैया होता है। एलजी पॉलीमर्स की संचालक एलजी केम लिमिटेड ने कोरिया से जारी अपने बयान में कहा कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से काम ठप था। हालांकि वहां मेंटेनेंस स्टाफ थे और एक कर्मचारी ने रात को ही गैस लीक होने की रिपोर्ट की थी। यदि ऐसा है तो गैस रिसाव को रात में ही क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं रात को ही अलर्ट जारी किया गया। सूचना के बाद सुबह 5:30 बजे तक रिसाव होता रहा। यदि प्लांट में मेंटेनेंस स्टाफ थे तो ऐसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या सारी व्यवस्था चाक चौबंद थी? व्यवस्था पर शक इसलिए भी लाजमी है कि कंपनी के बयान के विपरीत सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूपा रानी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण 5,000 टन क्षमता वाले उस टैंक के रख रखाव पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा सका था। गर्मी के कारण गैस में हुई प्रतिक्रिया की वजह से यह हादसा हुआ। प्लांट के चारों ओर करीब 50 लाख की आबादी निवास करती है। हादसे में होने वाली मौतों और बीमारों के अतिरिक्त कितने लोग परोक्ष रूप से प्रभावित हुए, सबका
पता लगाना जरूरी होगा। उन सभी फैक्ट्रियों और प्लांटों में भी व्यवस्थाओं की समीक्षा होनी चाहिए जो किन्हीं वजहों से खतरनाक हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन भले ही अचानक किया गया हो, इसे पालन करने से पहले जरूरी सावधानियां बरतने से कंपनियों को किसने रोका था? सरकारों को भी चाहिए कि अचानक कोई फैसला करने से पहले हर तरह की आशंकाओं को रोकने पर भी जरूर ही विचार करे। हिंदुस्तान संपादकीय समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। स्टार्ट। आंध्र प्रदेश के आर वेंकटपुरम गांव में स्थित केमिकल प्लांट से गैस का रिसना जितना चिंताजनक है, उससे कहीं अधिक दुखद है गैस रिसाव से लोगों की मौत। रात करीब 3 बजे इस गांव में हुए रिसाव का असर आसपास के कम से कम 20 गांवों तक पहुंच गया। लोगों को जानकारी नहीं थी। वे गैस से बचने के लिए घरों में छिपने की बजाय बेचैन होकर सड़कों पर दौड़ पड़े और जहरीली गैस की चपेट में आ गए। दोपहर होने तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की सूचना आ गई और सैकड़ों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजकीय रिवाज के हिसाब से 1 लाख से 1 करोड़ तक का मुआवजा घोषित कर दिया है। बचाव के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई हैं और शाम होने से पहले ही गैस के खतरे को पूरी तरह काबू में कर लिया गया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री सहित अनेक विदेशी नेताओं ने भी दुख जताया है। दक्षिण कोरिया की उस कंपनी और दक्षिण कोरिया के राजदूत ने भी हादसे को दुखद बताते हुए अपनी संवेदनाओं का इजहार किया है। कोरोना का कहर झेल रहे देश में हुआ यह हादसा हमें कई प्रकार से सोचने को विवश करता है और जांच समीक्षा की भी मांग करता है। अव्वल तो यह हादसा दूसरे ऐसे रासायनिक और प्लास्टिक बनाने वाले कारखानों के लिए सबक है। लॉकडाउन में बंद कारखानों में अब जब काम तेज होगा तो उनमें पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि इस कारखाने में करीब 40 दिनों के बाद काम शुरू हुआ था। जाहिर है इतने दिनों से बंद पड़ी गैस की टंकियां और रसायन भंडार खास तवज्जो के साथ नई शुरुआत मांगेंगे। ऐसे तमाम कारखानों के लिए न केवल दिशा निर्देश जारी होने चाहिए, बल्कि इन कारखानों के प्रबंधकों को स्वयं भी सतर्कता के साथ फिर काम चालू करना चाहिए। इस गैस रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी की याद आना स्वाभाविक है। लगभग 36 साल पहले हुआ यह हादसा लोगों की दिमाग से निकला नहीं है, लेकिन जिस तरह की समझ
और सावधानी उस हादसे के बाद से हमारे औद्योगिक और रिहायशी व्यवहार में आनी चाहिए थी, वह नदारद है। क्या भोपाल त्रासदी के बाद तैयार किए गए तमाम बचाव या आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देश हम भूल गए? क्या ऐसे जहरीले कारखानों के पास बसे लोगों को जागरूक या प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसे कारखानों के आसपास जागरूकता प्रयास केवल दिखावा है? डॉक्टर और विशेषज्ञ यह फिर याद दिला रहे हैं कि किसी गैस की दुर्गंध होने पर गीले कपड़े से नाक मुंह ढककर खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर में छिप जाना भी एक बुनियादी बचाव उपाय हो सकता है। अब नए सिरे से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कारखाने आबादी के बीच न रहे। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड का कारखाना भी पुराने शहर के बीचों बीच स्थित था और त्रासदी की वजह बना था। यह हादसा भी हमें संकेत कर रहा है कि ऐसे कारखाने आबादी के बीच रहे तो कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसे कारखाने कहीं भी खोलने की बजाय एक निश्चित क्षेत्र में सुरक्षित ढंग से बनाए जाएं। सरकारों, कंपनियों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हादसे देश में फिर कहीं न हो। दैनिक जागरण संपादकीय 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। समय शुरू हो रही है 5 सेकेंड में। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब यह माना जा रहा कि भारत कोरोना के कहर पर एक बड़ी हद तक लगाम लगा पाने में सक्षम है, तब बीते 3-4 दिनों से हर दिन 3000 से अधिक संक्रमण के नए मामले मिलना चिंताजनक है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देखते ही देखते देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई। यह ठीक है कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने की रणनीति पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है, लेकिन बात तो तब बनेगी बदली हुई रणनीति कारगर भी साबित होगी। बदली रणनीति में उन कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। निस्संदेह केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के हालात पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु और हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के एकाएक बढ़े मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा चिंता का एक अन्य विषय यह भी है कि पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पा रही है। इसी तरह यह भी शुभ संकेत नहीं कि कोरोना मरीजों की मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कोरोना के कहर का सामना करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें न केवल मिलकर काम करें बल्कि आपसी तालमेल और बढ़ाएं। यह ठीक नहीं कि पश्चिम बंगाल सरीखे राज्य केंद्रीय टीमों का सहयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना का कहर एक राष्ट्रीय आपदा है और उससे मिलकर ही लड़ा जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच
हर स्तर पर बेहतर तालमेल तो होना ही चाहिए। उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बीते कुछ समय से संक्रमण या तो कोरोना मरीजों वाले इलाकों से फैल रहा है या फिर अस्पतालों से। यह ठीक नहीं कि एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण का शिकार बन रहे हैं। इसी तरह वे पुलिस कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं जो संक्रमण वाले इलाकों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के योद्धा। इन सबको संक्रमण से बचाने के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। ध्यान रहे कि जब किसी लड़ाई के मोर्चे पर डटे योद्धा प्रभावित होते हैं तो न केवल लड़ाई कमज़ोर होती है बल्कि लोगों के मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ता है। चूँकि यह वह लड़ाई है जिसे जीतना ही है, इसलिए कहीं कोई कसर नहीं उठा रखी जानी चाहिए और कमज़ोर कड़ी को जल्द से जल्द मजबूत किया जाना चाहिए।